तो वेलकम गाइस टू दिस ब्रांड न्यू यूनिक प्रोग्राम ऑन यूट्यूब। आई थिंक ऐसा शायद ही कहीं पे दूसरा प्रोग्राम होगा कि हम डेली आज से पीवाईक्यूज की रिसर्च करेंगे, राइट। पीवाईक्यूज डिस्कस भी करेंगे, उनकी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह, राइट। लॉजिकल रीजनिंग आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ये सारी चीजें हम डिस्कस भी करेंगे। एंड ये आपके लिए बेनिफिशियल क्यों होगा, व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू इज एटलीस्ट 30 40 टू 50 मार्क्स ऑफ गेन। ये मैंने इस बार ऑब्जर्व किया हुआ है अपने इस साल के प्रीलिम्स के अटेम्प्ट में। मैं आई वाज एबल टू स्कोर अराउंड 125 प्लस मार्क्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आंसर कीज। लेकिन क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं तो आईएफएस का मेरा मेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए मैथ्स चाहिए होता है, राइट, बैकग्राउंड में। लेकिन फिर भी मुझे पीवाईक्यूज एक्सटेंसिवली मतलब बहुत हेल्प करे, आपको भी ये एकदम प्रीलिम्स बूस्टर के तौर पे ये काम कर सकते हैं, राइट। तो अभी ज्यादा कोई बकवास ना करते हुए हम डायरेक्टली इसमें आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जरूर मैं पहले बता दूं कि इसका नंबर 1 जो आपके पहला क्वेरी होता है कहीं पे भी कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका, तो टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये यूपीएससी हब ऑफिशियल नाम का है आपका टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां इसकी पीडीएफ आपको अपलोड होते हुए देखने को मिलेगी, राइट। डेली अपलोड नहीं होगी, 2-3 दिन के बाद जो आपके 15-20 पीवाईक्यूज हैं उनकी रिसर्च के आपको पीडीएफ वहां पे देखने को मिलेंगे। आप उन चीजों को बार बार फिर रिवाइज भी कर सकते हैं, ये एक रिवीजन के तौर पे भी आपको देखने को मिलेगा। देखो 2021 के प्री का ये क्वेश्चन है, राइट। और हमेशा यूपीएससी, आरबीआई, कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, इन चीजों पे क्वेश्चन पूछता रहता है। ये क्वेश्चन पहली स्टेटमेंट देखो दोस्तों क्या कहती है कि जो गवर्नर है आरबीआई का ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। मान लो अगर आपको नहीं पता, वैसे ये पता होना चाहिए कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा करती है, और कौन करेगा। दूसरी स्टेटमेंट देखो यहाँ एलिमिनेशन कैसे वर्क करती है कि सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रावधान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट दे रहे हैं आरबीआई को कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शन इशू करने के। ये एकदम फुल फ्लेजेड आप आंख बंद करके इस स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। दो को एलिमिनेट कर दो क्योंकि करेक्ट पूछा हुआ है, 2 को एलिमिनेट कर दो, आंसर आपका सी आ जाएगा। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी इंस्टीट्यूशन को इतना इलेबोरेटली तो नहीं बताया जाता है कि गवर्नमेंट किसको डायरेक्शन देगी किसको नहीं, राइट। इवन जो कैग जैसी इंस्टीट्यूशंस है इनके बारे में भी इलेबोरेट प्रोविजंस नहीं होते हैं। एनएचआरसी तो स्टैट्यूटरी है, बेसिकली आरबीआई तो कहीं पे मेंशन्ड है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंपल बात ये है, राइट। तो ये आपको फंसाने की कोशिश थी, और ये बात सही है आपका कि जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही अपॉइंट करती है, सही बात है। और ये जो प्रोविजन की बात कर रही है कि सरकार जो है आरबीआई को डायरेक्शन इशू कर सकती है, ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये आरबीआई एक्ट है, उसका सेक्शन 7 है, आरबीआई एक्ट है, सेक्शन 7 है। और ये क्यों न्यूज में था दोस्तों, 3-4 साल पहले ये न्यूज में था। कंटेक्स्ट में आपको बता देता हूं कि जो उर्जित पटेल जी हैं उनको सरकार ने कुछ डायरेक्शन इशू की थी कि आपका जो आरबीआई का प्रॉफिट है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें ट्रांसफर कर दो, ये ऐसी डायरेक्शन सेक्शन 7 के तहत इशू की थी, राइट। आरबीआई एक्ट है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाती है। तीसरा कि गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर्स फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, और कहां से ड्रॉ करेगा भाई, राइट, और कहां से ड्रॉ करेगा अगर आरबीआई एक्ट में नहीं मेंशन्ड होगी। थोड़ा इसमें और अब रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन इसमें, तो थोड़ा और डीप के पूछ सकते हैं। बिमल जालान कमेटी का दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से डील करती है। सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन याद नहीं रहना है आपको, ये टर्म याद रखनी है। सिंपल वो आपसे पूछ सकते हैं कि द टर्म इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क इज लिंक्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आरबीआई से रिलेटेड है। और ये क्या होता है बेसिकली, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क बेसिकली जो आरबीआई के अपने जो सरप्लस है, राइट, आरबीआई का अपना जो एक तरीके से बोल दो कि आरबीआई का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कहां कहां जाएगा, राइट। आरबीआई के अपने कुछ कंटीजेंसी के लिए कैपिटल रिजर्व होते हैं कि भैया अगर इकोनॉमी में कुछ बुरा हो जाए, राइट, कुछ भी डाउनफॉल आ जाए इकोनॉमी में, तो आरबीआई अपना पैसा इंजेक्ट कर सकता है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। रिस्क प्रोविजन हो सकते हैं, और इसके जो रिवैल्यूएशन बैलेंसेज है, राइट, इसे हम कहते हैं
इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। भैया आरबीआई के पास टोटल जो अपनी इकोनॉमिक कैपिटल होगी वो कितनी होगी, राइट, वो कितनी होगी। इसीलिए मैंने आपको ये पहले भी वो आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि इंडिया में जो एफडीआई है उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, कि कौन कौन सी चीजें एफडीआई कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ऐसे ही वो पूछ सकता है आपसे कि आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। बेसिकली जो कैपिटल रिजर्व है आरबीआई के, बिल्कुल गोल्ड रिजर्व हो गया वगैरह वगैरह, और जो रिस्क प्रोविजन है आरबीआई के, जो कंटीजेंसी रिस्क बफर है आरबीआई का अपना, और जो रीवैल्यूएशन बैलेंसेस होती है जिसमें आपके नेट लॉसेस आरबीआई के एक्सचेंज रेट की वजह से जो आते हैं, राइट। एक्सचेंज रेट में बेसिकली फ्लक्चुएशन होती रहती है, रूपी का डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होता रहता है, उस वजह से गोल्ड प्राइस वगैरह भी चेंज होते रहते हैं। तो आरबीआई का मान लो अगर गोल्ड रिजर्व है तो रूपी के डेप्रिसिएशन की वजह से उसके उसके प्राइस भी कम हो जाएंगे गोल्ड रिजर्व के, राइट, गोल्ड प्राइस, राइट। वो उसमें ये सारी चीजें जो आती है वो आपका रीवैल्यूएशन बैलेंस आता है, और इन सब चीजों को हम कहते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। और बिमल जालान कमेटी ने बोला है कि ये सारी चीजें 5 से 6% तक आप रखो। आज के दौर में जो आरबीआई का अपना जो रिस्क बफर वगैरह है, इकोनॉमिक कैपिटल है आरबीआई का, वो अराउंड 14 से 15% इतना ज्यादा आपका हाई हो चुका है। बिमल जालान कमेटी ने बोला इसे घटाओ, बाकी सारा पैसा आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर करो, और अपने पास आप सिर्फ 5-6% इतना रखो, इतना कम करो इसे। ये बात आपने याद रखनी है। लास्ट 20 ईयर्स में, ये बिमल जालान कमेटी से मैंने ये चार्ट लिया हुआ है दोस्तों, आपको ट्रेंड याद रखने के लिए जरूरी है कि लास्ट 20 ईयर में जो सरप्लस ट्रांसफर हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आरबीआई से, वो लगभग इतना है। फिर देखो ये ट्रांसफर बढ़ता गया, मतलब सरकार जो है आरबीआई से अब ज्यादा पैसा ले रही है। लास्ट 10 ईयर में ये ट्रेंड है कि 73% ऑफ प्रॉफिट ये आरबीआई ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया। और लास्ट 5 इयर्स में, मतलब 2019 में ये बिमल जालान कमेटी की रिपोर्ट आई, और 2019 तक के जो लास्ट 5 ईयर थे वो इतना ज्यादा हो चुका था आरबीआई का जो जो सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट है। ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट आता है एक, ये 2021 के प्री में ही एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने कैजुअल वर्कर से रिलेटेड, राइट। और आपका जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, ये क्वेश्चन क्यों था, सबसे पहले मैं आपको एक इस पे जजमेंट बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि जो ईपीएफ है उसके लिए आपके कैजुअल वर्कर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कैजुअल वर्कर्स भी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जो कि एक स्टैट्यूटरी फंड है, ईपीएफ एक्ट के तहत बना हुआ है, तो कैजुअल वर्कर्स भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उस फंड का हिस्सा हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 देखिए, यही एलिमिनेट आप कर सकते हैं इस चीज से कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये वर्ड गलत है। एंटाइटलमेंट मींस ऑब्लिगेशन, कि जो भी प्रोविडेंट फंड है उसमें इंक्लूड करने का ऑब्लिगेशन होगा एजेंसी पे। नो, सारे कैजुअल वर्कर्स को इंक्लूड करने का ऑब्लिगेशन नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है वो इसके लिए, वो एलिजिबल है, राइट। कैजुअल वर्कर्स आर एलिजिबल फॉर ईपीएफ का एंटाइटलमेंट, बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड मींस कि भैया लीगली आप पे ये बाइंडिंग है कि आपको उनका मेंबर बनाया जाना चाहिए। तो आप स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट करके, इसमें आप इस तरीके से एलिमिनेशन काम करता है। एक भी स्टेटमेंट आपको पता हो तो आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट को इस तरीके से, अगेन ये कह रहा है कि ऑल द कैजुअल वर्कर्स, तो सोचिए जरा, क्या सभी वर्कर्स इंडिया में ईपीएफ के लिए कवर्ड है, राइट। आपके घर में भी होंगे कोई वर्कर्स, राइट, आपके घर से भी लेबरर्स होंगे, या फिर रिलेटिव्स कोई लेबरर होंगे, राइट, कैजुअल वर्कर होंगे कहीं पे। क्या उन्हें ईपीएफ की मेंबरशिप मिली है? नहीं, सिंपली आप यहां से उसे एलिमिनेट कर सकते थे। इस कैजुअल वर्कर पे हम कुछ और भी चीजें इसमें आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम पेमेंट। ये बिल्कुल सही बात है, अगर आपने कोड ऑन वेजेस को पढ़ा होगा तो उसमें ये बात इंक्लूडेड है। तीसरी की गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शेल पे वेजेस ओनली थ्रू बैंक अकाउंट। ये भी एकदम सही बात लग रही है, तो आप इसे करेक्ट मार्क कर सकते थे। थोड़ा इस पे रिसर्च करते हैं भाई लोग। जो हम यहाँ पे ओवर टाइम पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में ओवर टाइम क्या होता है ये पहले जान लो। ओवर टाइम इंडिया में अगर कोई भी वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है तो वो ओवर टाइम माना जाएगा, या फिर एक हफ्ते में 48 आवर से ज्यादा काम कर रहा है तो वो भी ओवर टाइम माना जाएगा, राइट। अब ओवर टाइम के केस में अगर वो एग्रीकल्चरल लेबरर है तो ओवर टाइम में उसे पेमेंट कितना मिलना चाहिए? नॉर्मल पेमेंट का 1.5 गुना, और अदर इंडस्ट्रीज में नॉर्मल पेमेंट का उसे
2 गुना मिलना चाहिए, राइट। तो वो आपसे सिंपल स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि ओवर टाइम पेमेंट फॉर द वर्कर्स इज सेम फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग, तो वो आपकी स्टेटमेंट गलत होगी, आपको इतना पता है, फ्यूचर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वो बनाता है। दूसरी बात आपने सर इसमें याद रखनी है, दूसरी बात जो कैजुअल वर्कर्स की यहाँ पे डेफिनेशन है, कैजुअल वर्कर्स इंडिया में जो हमारा कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उसमें डिफाइन किए गए हैं। और कैजुअल वर्कर्स इंडिया में कौन है? ऑल दोज वर्कर्स, राइट, ऑल दोज वर्कर्स विच आर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट बेसिस, नॉर्मल वर्कर्स एज वेल एज जो इंडिया में अप्रेंटिसशिप में काम कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब इंडस्ट्रीज के साथ आपकी अप्रेंटिसशिप हो गई, राइट, एक तरीके की वो ट्रेनिंग होती है, राइट, इंस्टीट्यूट से आपको अप्रेंटिसशिप मिलती है, राइट। तो एक तरीके के जो ट्रेनीज होते हैं वो भी आपके कैजुअल वर्कर्स की डेफिनेशन में आते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड आपको इंडिया में थोड़े रूल्स याद रखने हैं। आज के दौर में जिन जिन एजेंसीज जो कंपनियां 30 से ज्यादा एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट देती है उनके लिए मैंडेटरी है इंडिया में अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करना, राइट। और जो 3 वर्कर्स से लेकर के 30 वर्कर्स तक 3 वर्कर्स से लेके 30 वर्कर तक एम्प्लॉय कर रही है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट वो एलिजिबल है, वो भी अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो 3 से कम वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दे रही है वहां पे अप्रेंटिसशिप आप नहीं ले सकते हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक रिसेशन पे क्वेश्चन आया हुआ था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि भैया अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है तो इनमें से क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं रिसेशन से दूर आने के लिए, राइट। अब इस स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो आपको साइक्लिक और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज को समझना होगा। बेसिकली जो 2020 का हमारा इकोनॉमिक सर्वे था उसमें इसकी जिक्र हुई थी, काउंटर साइक्लिकल और प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का। काउंटर साइक्लिकल बेसिकली मींस ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बिजनेस साइकिल है, कभी बिजनेस ग्रो करेगा कभी डाउनफॉल में होगा, राइट। दिस इज योर बिजनेस साइकिल, ग्रो करना डाउनफॉल में आना, ये आपका बिजनेस साइकिल हुआ। प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या होगी? मान लो कि बिजनेस बूम कर रहा है, जीडीपी बूम कर रही है, तो प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी कुछ ऐसे मेजर्स होंगे जिसे और बूम करवाएंगे, राइट, और बूम करवाएंगे। लेकिन जो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी होगी उसे थोड़ा सप्रेस करेगी। सिमिलरली अगर आपकी इकोनॉमी रिसेशन में है तो प्रो साइक्लिकल पॉलिसी क्या करेगी? प्रो साइक्लिकल पॉलिसी उस कंडीशन में साइकिल को और बढ़ाएगी, मतलब रिसेशन और बढ़ा देगी, कुछ ऐसे इस पॉलिसी मेजर्स होंगे। लेकिन जो काउंटर साइक्लिकल होंगे वो उसे घटा देंगे, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगेन काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट, इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपकी जीडीपी बूम भी कर रही है तो भी आपको उसे सप्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही जीडीपी बूम मान लो कर गई तो डिमांड और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, आपको उस डिमांड को कम करने की जरूरत होगी। क्यों? अगर आपने वो डिमांड नहीं घटाई तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो जाएगा और इन्फ्लेशन बूम कर जाएगा, बूस्ट कर जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर रिसेशन में है इकोनॉमी तो आपको उस रिसेशन को घटाना होगा, अदरवाइज डिफ्लेशन आ जाएगा, डिमांड एकदम डेड हो जाएगी, इकोनॉमी फंक्शन करना बंद कर जाएगी। इसीलिए काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है, उसी की ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे, मतलब ये डाउनफॉल के टाइम पे, इकोनॉमी के डाउनफॉल के टाइम पे कौन सी चीज होगी जो आपके काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के तौर पे काम करेगी। एक ऑप्शन है कि कट इन टैक्स रेट, भैया टैक्स रेट घटा दो। सही बात है, टैक्स रेट घटाओगे तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा क्रिएट होगी, यहां तक तो ये सही है, बट एकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब अगर आप टैक्स रेट घटा रहे हो मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा है, पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो तो लोगों के पास यहाँ बैंक कम लेंड कर पा रहे हैं तो डिमांड वहां से डिक्रीज हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गई। दूसरा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, कि भैया एक्सपेंडिचर इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इसे स्टैंड बाय मोड में रखो। स्टेटमेंट 3 कहती है कि इंक्रीज इन टैक्स रेट, कि भैया टैक्स रेट बढ़ा दो। टैक्स रेट बढ़ाने से क्या है? पब्लिक के हाथ में पैसा कम होगा, सरकार ज्यादा चूस लेगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दो। अब यहां से पब्लिक से पैसा वो ले रही है सरकार, यहां इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करके दे रही है, इंपैक्ट क्या हुआ? न्यूट्रल, जीरो इंपैक्ट होगा उससे भी, राइट। तो ये एक काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी हम नहीं कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आता है कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स में आप रिडक्शन करो एक्सपेंडिचर की, बिल्कुल झूठ बात है ये, क्योंकि अगर ऑलरेडी आपकी रिसेशन में इकोनॉमी है, आप अगर पब्लिक मतलब सरकारी एक्सपेंडिचर भी कम कर दोगे तो डिमांड तो और कम हो जाएगी, राइट। लोग ऑलरेडी स्पेंड नहीं कर रहे हैं, सरकार भी स्पेंड नहीं करेगी तो डिमांड और कम हो जाएगी। आंसर आपका हो जाएगा बी, यही आपका इसमें आंसर था। ये
आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा इसमें क्लियर हो गया। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इकोनॉमी के बूम के टाइम पे प्रो साइक्लिकल पॉलिसी क्या होगी, राइट। तो आपको बस ये जानना है कि भैया प्रो साइक्लिकल क्या होती है और काउंटर साइक्लिकल क्या होगी। तो बूम के टाइम पे प्रो साइक्लिकल क्या होगी कि आप बढ़ाते जा रहे हो पब्लिक एक्सपेंडिचर, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो बूम है वो और ज्यादा बूस्ट कर जाएगा, इकोनॉमी और ज्यादा बूम करने लग जाएगी, राइट। इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ रहा है, सरकार ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल रही है, डिमांड ज्यादा क्रिएट हो रही है और ज्यादा बूस्ट आ रहा है। तो ये हुआ आपका प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बन सकता है इसमें कुछ। नेक्स्ट आता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, कि भैया बाकी सारी चीजें छोड़ दो, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड बाकी आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं बाकी सब छोड़ दो, हमें ये बता दो कि गुड की जो डिमांड है मार्केट में, किसी भी चीज की डिमांड, वो कब इंक्रीज होगी। पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीज, कि मान लो अगर प्राइस ऑफ किसी गुड के सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो जाए। मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, एक पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदनी है। पेंसिल का प्राइस अगर बढ़ गया, पेंसिल का प्राइस अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली डिमांड पेन की बढ़ेगी, क्योंकि पेंसिल महंगी हो गई है भाई। तो स्टेटमेंट वन तो सही है कि भैया सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज हो गया इसलिए इस गुड की अब ज्यादा डिमांड होगी, ये बात सही है। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, ये बात झूठ बोल रहा है वो, राइट। ये बेसिकली गुड्स के अभी हम कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी चीज का, मान लो आपने मोबाइल फोन लेना है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिम कार्ड। मान लो अब अगर सिम कार्ड के प्राइस इतने इंक्रीज होगी कि 4,000 का सिम कार्ड पड़ रहा है आपको, 8,000 का आपको मोबाइल पड़ रहा है, तो मोबाइल की डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सिम कार्ड इतने महंगे हो गए भाई, कॉम्प्लीमेंट इसका इतना महंगा हो गया, तो डिमांड ही डिक्रीज हो जाएगी। मान लो पेन लेना है आपको, अगेन पेन लेना है आपको, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इंक। इंक की प्राइस इतने बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे, सीधा पेंसिल पे आएंगे, तो कॉम्प्लीमेंट के प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी। स्टेटमेंट दो को ही अगर आप इसमें एलिमिनेट करोगे तो आंसर के बहुत करीब हो जाओगे। इसी तरीके से आपका जो है ये काम करता है कि द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, ये बात एकदम झूठ है। आपको इंफीरियर गुड का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिंपल वो आपसे बात कर रहा है कि कुछ ऐसी ऐसी गुड्स हैं मार्केट में जो इंफीरियर कंसीडर की जाती है। अब इंफीरियर गुड्स को कौन कंज्यूम करेगा, राइट। मान लो मीट है, मीट एक अच्छा गुड है, राइट, लोग मतलब अमीर लोग खाते हैं, पर जो पोर्क है ये इंफीरियर गुड है। पोर्क मतलब जो सुअर का मांस है, ये आपकी सस्ता होता है बहुत, राइट। तो मान लो अगर लोगों के जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी तो वो पोर्क खाना पसंद करेंगे या मीट, ऑब्वियसली मीट, क्योंकि इनकम इनकी राइज होगी, ये सुपीरियर गुड खाएंगे। तो इन्फीरियर गुड की डिमांड जो है इनकम राइज के साथ कम होती है। ये ऐसे भी आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ के साथ इनकी डिमांड कम होती है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट थ्री आपकी जो है स्टैंड्स इनकरेक्ट और आंसर आपका ये बात सही हो गया, राइट इधर। तो आपको यहाँ कुछ गुड्स के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। नॉर्मल गुड क्या होता है, नॉर्मल गुड, गुड के कुछ ये टाइप से इधर। नॉर्मल गुड क्या होती है, नॉर्मल गुड जैसे ही आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, राइट, नॉर्मल गुड की डिमांड इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होगी, राइट। फॉर एग्जांपल जो जो आपके चावल की डिमांड है, इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि लोग अब कंज्यूम ज्यादा करने लग जाएंगे, राइट। तो नॉर्मल गुड ऐसी हुई। इंफीरियर गुड क्या हुई, जैसे मैंने आपको मीट और पोर्क का एग्जांपल दिया, जैसे ही लोगों की इनकम राइज होगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होती जाएगी मार्केट में, पोर्क की डिमांड कम होगी, मीट की डिमांड बढ़ती जाएगी। तीसरा होता है लग्जरी गुड, राइट। एक एक इंपैक्ट होता है इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं वेबलन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट, राइट। वेबलन इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये लग्जरी गुड्स से डील करते हैं, इसे हम वेबलन गुड्स भी कहते हैं। लग्जरी गुड्स से रिलेटेड ये एक वेबलन इफेक्ट है कि जैसे ही लोगों की इनकम राइज होगी वैसे ही वो लग्जरी वाली कारें ज्यादा लेंगे, लग्जरी वाली गुड्स ज्यादा लेंगे। वो अब ऑल्टो या मारुति नहीं लेंगे, वो अब लग्जरी की गुड्स लेंगे, मतलब अब वो रेंज रोवर खरीदने लग जाएंगे। इसे हम कहते हैं वेबलन इफेक्ट, कि इनकम राइज के साथ साथ डिमांड भी इंक्रीज होती है लग्जरी गुड्स की। एक होता है गिफन इफेक्ट, ये लग्जरी गुड का बिल्कुल उल्टा है। गिफन गुड बेसिकली लग्जरी गुड के बिल्कुल उल्टी होती है, राइट। फॉर एग्जांपल आपका जो आलू है, आलू एक गिफन गुड है। इस पे भी ये कॉन्सेप्ट लागू होता है कि भैया मान लो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना आलू का, तो लोग इसकी डिमांड और बढ़ा देंगे, प्राइस इंक्रीज के साथ साथ इसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी,
राइट, गिफन गुड की, क्यों, वेबलन गुड की तरह सिमिलरली। हालांकि गिफन गुड इंफीरियर है वेबलन गुड के मुकाबले, लग्जरी गुड के मुकाबले गिफन गुड इंफीरियर है, फिर भी इसके प्राइस, मतलब इसके प्राइस इंक्रीज होने के साथ साथ इसकी डिमांड इंक्रीज होती जाती है। क्यों? लोगों में फियर फैक्टर आ जाता है, लोग अब फियरफुल होने लग जाते हैं, उनमें डर आ जाता है कि अगर हमने आज ये चीज नहीं ली कल को ये महंगी हो जाएगी। तो जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, राइट, ये जो है अब ये ज्यादा परचेज करने लग जाएंगे गिफन गुड। तो इट मीन्स लग्जरी गुड का प्राइस इंक्रीज होगा इनकम इंक्रीज के साथ, गिफन गुड का प्राइस इंक्रीज होगा, राइट, गिफन गुड का जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी प्राइस इंक्रीज के साथ। आपका जो वेबलन गुड है इसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी प्राइस इंक्रीज के साथ। बट जो इंफीरियर गुड है, इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ या फिर जो आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ इसकी डिमांड इंफीरियर गुड की कम होती है, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, नॉर्मल गुड की लिंक्ड होती है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हुआ तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। ये कुछ ऐसे गुड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे अच्छी हमारी रिसर्च होगी, राइट। ये पूछा हुआ था इसमें, अगेन एलिमिनेशन देखो कैसे वर्क करता है, स्टेटमेंट 1 को एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बी, सिंपल बात। पहले स्टेटमेंट कहती है कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड, सुपरवाइज्ड एज वेल एज रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। झूठ बात बोल रहा है ये। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, उसके तहत इसे आरबीआई के रेगुलेशन में लाया गया। सुपरविजन अगेन स्टेट गवर्नमेंट का मेंटेन्ड है अभी भी, जो स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार्स होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल, वो अभी भी इसे सुपरवाइज करते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। बट इसका जो रेगुलेशन है यूसीबीज के लेंडिंग एक्टिविटीज का, वो अब आरबीआई के अंडर आ गया है, राइट। तो ये स्टेटमेंट 1 को ही आप एलिमिनेट करके स्टेटमेंट बी को आप, मतलब ऑप्शन बी को यहाँ पे करेक्ट मार्क कर सकते थे। दूसरा कहता है, बिल्कुल सही बात, ये इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं बट ओनली विद आरबीआई का परमिशन, याद रखना है। और ये इक्विटी शेयर्स हर किसी को इशू नहीं कर सकते, ओनली टू दोज पर्संस who are residing in their area of activity। मतलब अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसी, मान लो दिल्ली में काम कर रहा है, तो ये अपने इक्विटी शेयर दिल्ली के रेजिडेंट्स को ही इशू कर सकते हैं, राइट। तो ये इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, सही बात है, बट आरबीआई की रिकमेंडेशन जरूरी है और अपने एरिया ऑफ रेजिडेंस पे ही ये इशू कर सकते हैं। दे वर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बात सही है, थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966, ये बात भी इसमें सही है, जो लेसर नॉन एक फैक्ट था, राइट। और मैं इसमें काफी सोचा था 2021 के अपने ब्री के अटेम्प्ट में, इस स्टेटमेंट ने मुझे बड़ा धोखा दिया, राइट। अब थोड़ा कुछ एडिशनल इन्फो जान लो कि ये जो अगेन मैंने डिस्कस कर लिया 2020 में जो अमेंडमेंट आया उसके तहत ये आरबीआई के सुपरविजन में और उनके रेगुलेशन में ये लाए गए थे, राइट। और सारफेसी एक्ट, इंपॉर्टेंट बात, 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सारफेसी एक्ट है ये अब आपके यूसीबीज पे भी एप्लीकेबल होगा। सारफेसी एक्ट क्या है? बेसिकली सारफेसी एक्ट एक एक्ट है इंडिया में जो कहता है कि अगर बैंकों का जो लोन है वो डिफॉल्ट हो जाए तो बैंक क्या कर सकते हैं, जो उसकी सिक्योरिटीज, लोन की सिक्योरिटी थी उसकी कुर्की करवा सकते हैं, राइट। कुर्की करना आपने नाम सुना होगा, गांव में आपने सुना होगा, राइट। बेसिकली क्या है, उसकी नीलामी की जा सकती है। ये किस एक्ट के तहत प्रावधान है? सारफेसी एक्ट के साथ। सिक्योरिटीज जो आपकी है, जो लोन की सिक्योरिटी है, राइट, उस लोन की सिक्योरिटी को ये एकदम नीलामी करवा सकते हैं, उससे ये रिकवर कर सकते हैं अपना पैसा, दैट इज सारफेसी एक्ट। इससे पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सारफेसी एक्ट में इंक्लूडेड नहीं थे, इन्हें सिंपल कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ता था, पहले कोर्ट से इन्हें डायरेक्शन लेनी पड़ती थी, उसके बाद ये कुर्की करवाते थे। बट जो सारफेसी एक्ट है ये सीधे बैंक को राइट दे देता है किसी भी एसेट को नीलाम करने का मार्केट में। तीसरा कि जो पावर्स ऑफ स्टेट रजिस्ट्रार हैं, ये 2020 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट के बावजूद अभी भी बनी हुई है। ये बात आपने याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। इक्विटी शेयर इशू करने का बिल्कुल इन्हें राइट है, बट आरबीआई के परमिशन से। इंपॉर्टेंट बात, जो यूसीबीज के जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है, नॉर्मल बैंक का कितना है? अराउंड 40% आज के दौर में, बट यूसीपीज के लिए हम एम कर रहे हैं कि 75% ये पीएसएल टारगेट इनका अचीव हो सके बाय 2025। आज के दौर में ये अराउंड 55% के आसपास ये चल रहा है।
राइट। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको इनका पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के तहत जो भी कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव को एस्टेब्लिश करना हमारा फंडामेंटल राइट है, सही बात है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी शामिल है कि कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट किया जाए। बेसिकली जो आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत ये प्रोविजन लाया गया था 2013 में। अगली बात आपको याद रखना है कि जो पार्ट 9B है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी प्रावधान है आर्टिकल 243ZH के बाद जो प्रावधान दिए गए हैं वो आपके कोऑपरेटिव से डील करते हैं, राइट। और रिसेंटली आपको एक जजमेंट याद रखना है, राजेंद्र शाह केस, राइट। बेसिकली ये क्या केस है, ये कोऑपरेटिव से डील करता है आपका ये केस, राइट, कोऑपरेटिव से डील करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पार्ट 9B का प्रावधान है, आर्टिकल 243ZH का प्रावधान, ये स्टेट कोऑपरेटिव्स के रिस्पेक्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। टोटली इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया। इसने बोला कि ये प्रावधान स्टेट की कोऑपरेटिव्स पे लागू नहीं होंगे क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को हैम्पर करता है। कोऑपरेटिव्स बेसिकली एक स्टेट का मैटर है अंडर लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल। इसलिए जो पार्ट 9B के प्रावधान है वो इन पे लागू नहीं होंगे, बट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे ये लागू होंगे। कुछ ऐसी बातें हैं, ये सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये आपके लिए वैल्यू एडिशन का काम करेंगे, राइट। इनकी आपको PDF 2-3 दिन बाद मिल जाएगी अपलोड होते हुए। टेलीग्राम चैनल आपको ये ज्वाइन करना है तो कर लीजिएगा, राइट। सब्सक्राइब करना है, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, शेयर कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। बताइए कि कुछ भी इस पूरे डिस्कशन में गलती हो रही हो तो बताइए जरूर, ताकि हम दोनों एक दूसरे की नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।